सर, यहाँ मैं आशीष कुमार जी से कुछ आज व्यक्तिगत प्रश्न करने का अवसर जो मुझे मिला है, तो मैं आज उनसे कुछ इस संदर्भ में आज वर्तमान परिवेश में कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, जो लोगों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। उनकी भावनाओं को, उनके जन संदेश को मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, उनके मनोदेश को, उनके संदेश को कृपया करके सही तरीके से सुने और देखें वास्तविकता इनके विचारों में क्या वास्तविकता छुपी हुई है। सर, मैं अगर अब आपसे बात करूं कि आप सामाजिक एकता या एकता विचार, सामाजिक एकता या एकता विचार, इन दोनों में से आप किसको महत्व देना चाहेंगे? देखिए बड़े भाई, मैं आपको बता कर रहा हूँ, आपका एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, सामाजिक एकता या एकता विचार। तो देखिए रहा सवाल इस बात का, मेरा जो मानना है वो सबसे पहले सामाजिक एकता को लेकर मेरा ये मानना है। जब तक सामाजिक एकता नहीं होगी तो विचार कहाँ से रखेंगे समाज के प्रति। तो सबसे पहले मैं ये महत्व देना चाहता हूँ सामाजिक एकता कि जब तक सामाजिक एकता नहीं होगी तो विचार कहाँ से उत्पन्न होंगे। जब तक समाज नहीं उठेगा बैठेगा तो फिर सामाजिक एकता कहाँ से होगी। सर, इसी कड़ी में मैं आपसे एक दूसरा प्रश्न और करना चाहता हूँ कि सर, आप आर्थिक विकास को या जातिगत विकास को किसको महत्व देना चाहेंगे सर? जी देखिए, महत्व जिस तरीके से भी आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा, आर्थिक विकास या जातिगत विकास, तो आप किसको महत्व देना चाहेंगे। तो देखिए, सबसे ज़्यादा हमारी जो पार्टी हमसे या सामाजिक आदमी चाहिए, तो सबसे पहले देखिए हमारा महत्व रहेगा एक आर्थिक विकास, क्योंकि जातिगत विकास तो होता रहेगा जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा। लेकिन सर, अक्सर ये सवाल किया जाता रहा है कि बीएसपी जो है एक जातिगत राजनीति करती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी नहीं, मैं इस बात से देखो मैं कतई सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारी जो पार्टी की मुखिया माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उनका देखिए शुरू से एक एकता रहा है, सर्वे नेता सर्वे सुखाया, उनका ये शुरू से देखो नारा रहा है। अगर रहा सवाल इस बात का आपकी जातिगत विशेष की, जिस तरीके से अभी आपने मुझसे कहा कि हमारी पार्टी जातिगत विशेष पर कार्य करती है, ऐसा देखिए कुछ नहीं है। जब हमारी पार्टी की देखिए सरकार बनी, जब हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारी मुखिया जो पार्टी की जो मुखिया हैं, उन्होंने सर्व समाज का सम्मान किया, सर्व समाज के भाइयों को कैबिनेट मंत्री बनाया, चाहे वो ठाकुर समाज से हों या वो ब्राह्मण समाज से हों या ही वो दलित समाज से हों या ही बैकवर्ड समाज से हों या ओबीसी समाज से हों, किसी भी समाज में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने देखिए भली भांति तरीके से हर समाज को सम्मान दिया, हर समाज के कैबिनेट मंत्री बनाए, राज्य मंत्री बनाए और राज्य मंत्री की स्तर का देखो दर्जा भी दिया हर समाज के भाइयों को। तो इसी वजह से माननीय बहन कुमारी मायावती जी सबसे पहले हमारी जो पार्टी की मुखिया हैं वो इसी बात पर ज़्यादातर अमल करती हैं, सर्वजन हित है सर्वजन सुख है। ये रहा सवाल देखिए इस बात का कि जो इस बात को जो कहते हैं कि वो खाली एक ही हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है वो एक ही जाति की विचारधारा वाली पार्टी है। इस चीज़ को मैं नकारता हूँ और मैं इस चीज़ की कड़ी शब्दों में निंदा भी करता हूँ जो लोग इस बात को कहते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। मैं एक इसी कड़ी में आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आने वाले भविष्य में 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं, शायद आप भी इससे अच्छी तरीके से परिचित होंगे। सन 2022 में अभी आपके विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं और हम ये जानते हैं, पब्लिक भी जानती है कि 2022 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा जटिल होने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ आपने उस जटिलता का एक अच्छा समाधान क्या खोजा है सर? देखिए कि हमारी जो पार्टी की मुखिया हैं उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं जी। माननीय बहन कुमारी मायावती जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और उत्तर प्रदेश की 4 बार वो मुख्यमंत्री भी रही हैं जी। राज्यसभा सांसद जी 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 जी। तो उन्होंने सख्त हिदायत दी है सभी कार्यकर्ताओं को, या छोटा हो या बड़ा हो, जी 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 जी, पार्टी के जितने भी वर्कर हैं वो बूथ सेक्टर विधानसभा व जिला या किसी भी स्तर पर
अहम भूमिका सबकी रहेगी, या छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो। इस समय जी जान से अपनी मेहनत कर रहे हैं 2022 के चुनाव को लेकर। और देखिए रहा सवाल इस बात का, मैं आपको इस चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ पहली बात देखिए तरीके से कि हमारी जो पार्टी की मुखिया हैं वो ज़मीनी स्तर पर काम चाहती हैं कार्यकर्ताओं से, और हमारे कार्यकर्ता भी ऐसे कोई निठल्ले कार्यकर्ता नहीं है जो घर बैठकर वो खावें, वो खाली एक कार्य दिखाएं। हमारी पार्टी के निठल्ले कार्यकर्ता नहीं है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता चाहे बेशक गरीब है, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं भली बात तरीके से हमारी पार्टी के गरीब कार्यकर्ता हैं, मजलूम किस्म के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर आज भी वो शक्ति प्रधान है कि जिसका कोई जवाब नहीं। ठोस जिससे कहते हैं जो शक्ति जो ठोस होती है, उस तरीके से वो शक्ति हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जो ठोस शक्ति जो हमारी जो पार्टी की मुखिया ने, जो मानवर काशीराम साहब ने, जो मानवर बाबा साहब ने जो दी है, तो मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ हमारा एक पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी की पूर्ण तरीके से वफादारी की 2022 के चुनाव में जुट चुका है, और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये हमारा आपसे वादा है। मैं पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता 2022 के चुनाव। क्या बात है सर, धन्यवाद सर। पब्लिक आपको सुन रही होगी तो निस्संदेह आपके वक्तव्य से जोश और जुनून आपके मतदाताओं में ज़रूर पैदा हो रहा होगा। लेकिन इसी के तहत मैं आपसे एक सवाल और करूँगा सर, क्या आप उस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल देखिए सर, आपने राजनीति का पदार्पण क्यों किया? देखिए आपका क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, लेकिन काफ़ी लोगों को देखिए मेरी बात से बड़ा कष्ट हुआ सुनकर, और काफ़ी लोगों को बड़ा अच्छा भी लगेगा मेरी बात को सुनकर। जी खास तौर से देखिए मैं बता देना चाहता हूँ जी 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 काफ़ी लोगों को कष्ट भी होगा, काफ़ी लोगों को बहुत बुरा भी लगेगा मेरी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन बिल्कुल। काफ़ी लोग हमने एक प्रेरणा ली अपने पिताजी पे। मेरे पिताजी दो बार प्रधान रहे, मेरी माताजी श्रीमती बुमरेश देवी प्रधान रही नागला मान सिंह की। मेरे पिताजी मेरे फादर हमेशा राजनीतिक परिवेश से जुड़े रहे, मेरा राजनीतिक हमेशा परिवेश रहा। परवेश रहा, और हमेशा हमारे पिताजी ने गरीब मजलूम किस्म के लोगों की हमेशा मदद की। तो हमने शुरू से ये एक प्रण बनाया अपने पिताजी को लेकर के हम भी इसी रास्ते पर चले जाएंगे। तो काफ़ी लोग तो देखिए हमारी तरियाँ जो हमने एक प्रण बनाया, तो आज हम जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, और हम जनता की सेवा के लिए रातों दिन देखो लगे रहते हैं। और जिस तरीके से हमारे पास जो भी आता है हम उसकी भली भांति तरीके से जो भी हमसे होता है, जो भी संभव मदद हमसे होती है, हम वो मदद भी देखिए हम करते हैं। ऐसा नहीं कि ना हम करते हैं। हमारे परिवार में या हम हो ना हो घर पर हमारे माताजी भी कर देती हैं मदद। लेकिन काफ़ी लोग अपने स्वार्थ के लिए आते हैं राजनीति में, विशेष तौर से। जी जी विशेष तौर से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, काफ़ी लोग अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, MP MLA बन जाते हैं गरीब जनता का वोट लेकर, लेकिन जीतने के बाद वो क्या करते हैं, गरीब जनता को वो भूल जाते हैं, लेकिन खून चूसने का काम करते हैं। उसी वोटर का, उसी वर्कर का खून चूसने का काम करते हैं। आज की देश की राजनीति ये कहती है, और ये सत्यता है। इसीलिए मैंने आपसे देखो पहले भी कहा था कि मेरी बात का काफ़ी लोगों को बुरा भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। लेकिन सर शायद यही एक वजह है, शायद आपके कथनानुसार यही एक वजह है कि आज राजनीति सबसे ज़्यादा ग्लैमरस हो चुकी है। क्योंकि किसी भी फील्ड का कोई भी सेलिब्रिटी हो, वो राजनीति में आना ही चाहता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो खेल के जगत का हो। हर कोई इस राजनीति में ही पदार्पण करना चाहता है। शायद आपके बातों से, आपके कथनों से यही बात स्पष्ट हो रही। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए काफ़ी लोग कुछ मानसिक बुद्धि के जैसे कहते नहीं हैं कि क्या हुआ क्या पाया ज़िंदगी में। कुछ लोग पाकर भी और कुछ लोग अपनी इमेज बनाकर भी वो उस इमेज का नाजा फ़ायदा उठाते हैं। प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक लॉलीपॉप कहते नहीं है कि जिससे एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है, तो उन लोगों को भी ये महसूस होता है कि भाई हमने काफ़ी मेहनत की, बहुत नाम बढ़ा लिया, अब राजनीति में जाएँ हम तो और ज़्यादा कुछ नाम होगा। लेकिन वो करते कुछ नहीं, वो उनका खाली काम ये रहता है, उनका खाली उद्देश्य ये रहता है कि इसी में बैठना, ना ही वो कभी गरीब जनता के बीच में जाते हैं। खाली एक पद हथियाने का वो काम करते हैं, पैसे के दम पर, पैसे के लालच पर, या एम्बेसडर बनते हैं। जो एम्बेसडर जो बनते हैं वो पैसे के दम पर
पद हथिया लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से या राज्य सरकार गवर्नमेंट से, एमएलसी का रही या राज्यसभा का या राज्यसभा का, अपने हित को साधित वो अपने हित को, वो लोग यानी क्या समझते हैं पता नहीं। अब अभी आप सपोज करके चलिए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अभी भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ऐसे कई माननीयों को राज्यसभा भेजने का जो काम किया है, बहुत बढ़िया बात है। वो नाम आपको भी पता है, मीडिया बंधु को भी पता, वो हमको भी पता है। क्या इनकी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं थे जो राज्यसभा वो जाते? आज उनके परिवार से, आज उनके दिल से आप पूछिए, उनका पूरा जीवन निकल गया भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते करते। ऐसे आदमी को कोई सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे आदमी को सम्मान मिलता है, ऐसे आदमी को राज्यसभा भेजा जाता है जो पैसे में धनवान और जो पहले से ही पैसे में बिल्कुल संपूर्ण तरीके से हो, जो पैसे के दम पर राज्यसभा जा सके, इस ऐसे आदमी को लाइक करते हैं। क्योंकि ऐसे आदमी को चुनाव के दरमियान ऐसे आदमी 50-100 करोड़ रुपये पार्टी फंड में तत्काल जमा कर देते हैं। इस वजह से ये ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजने का काम करते हैं। धन्यवाद सर। मैं इसी के साथ एक क्वेश्चन आपसे और करना चाहूँगा, बस इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा सर। मैं ये चाहता हूँ कि 2022 के जो आगामी चुनाव आ रहा है, आप उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अपनी तरफ से क्या अपील देना चाहेंगे, क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे, ताकि ये जो चुनाव हो वो निष्पक्ष हो? देखिए, अभी आपने जिस तरीके का मुझसे देखिए अभी सवाल जो पूछा है निष्पक्ष चुनाव का, तो वो आप भी देख रहे हैं कि 2017 में और 2012 के चुनाव में क्या हुआ, वो हम भी जानते हैं, भली बात ही देखो तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया, किस तरीके से चुनाव हथियाने का भारतीय जनता पार्टी काम करती है, किस तरीके से अपने एएनडी को सफल बनाने का काम करती है। अब रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, तो मैं आपसे खास तौर से ये कह देना चाह रहा हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से, उत्तर प्रदेश की जनता को मैं ये अपील करना चाहता हूँ, खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को, कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का शासन याद करें और समाजवादी पार्टी का शासन याद करें और बहुजन समाज पार्टी का शासन याद करें। 2007 से लेकर 2012 तक जो शासन रहा बहुजन समाज पार्टी का, इतना ज़बरदस्त शासन रहा। जो गुंडे बदमाश जो बहुजन समाज पार्टी का नाम सुनते हैं, जो अपने बिलों में जो घुस जाते थे, आज वो धड़ेआम, वो आप भी देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, आज वो गुंडे, आज वही लोग आज चरम सीमा पर काम कर रहे हैं। बहन बेटियों की आबरू लूटने का काम कर रहे हैं। आज वो गुंडे बनकर एनकाउंटर के शिकार हो रहे हैं। आज वही गुंडे बनकर एनकाउंटर का शिकार हो रहे हैं और आज वही लोग ज़मीन हथियान का काम कर रहे हैं, बहन बेटियों का रेप करने का काम कर रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो बचाने का जो काम कर रही है ऐसे लोगों को। लेकिन मेरा जो मानना है, भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में, आगामी 2022 के चुनाव में जनता इसको खूबी तरीके से इनको जवाब देगी। जैसा कि पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड इस समय बड़ी ही पेचीदा समस्या से चल रहा है, रूबरू हो रहा है, जिसको कहते हैं कोविड-19। कोविड-19 में लोग हतोहत हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। क्या सरकार उन लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर पा रही है? देखिए, वो आप भी जानते हैं, मीडिया बंधु भी देखिए जानते हैं कि लॉकडाउन के दरमियान 3 महीने का देखिए लॉकडाउन रहा और लोग कोई बिहार से कोई गुजरात से, सरकार के कितने दावे फेल हुए, सरकार ने ये तक कहा कि सब लोग सुरक्षित जा रहे हैं। कौन कितने लोग सुरक्षित आए? क्या सरकार के पास इस चीज़ का कोई ब्यौरा है, कोई जवाब है सरकार का? आज तक सरकार ने इस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया, कोई ब्यौरा नहीं दिया। कितने लोग पैदल आए, कितने लोग भूखमरी से मरे, कितने लोग पैदल चल के मरे। क्या इस चीज़ का किसी सरकार ने कोई जवाब दिया? भारतीय जनता पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। वर्कर जो काम कर रहे थे, एक आदमी भी अगर सुरक्षित अगर अपने घर पर आया हो, कि अगर एक आदमी की भी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर एक आदमी की अगर मदद की हो, खाने से लेकर पैसे तक की या किसी भी चीज़ की, आज उन लोगों से पूछिए जो कोई बिहार से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, तो वही लोग उनके पैरों की चप्पल तक घिस गई।
मैं उन लोगों को ये भी एक सबक मैं उन लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि वही चप्पल वही जूते अपनी आप सुरक्षित रखें सुरक्षित, और 2022 के चुनाव में आने वाले 2022 के चुनाव में उन्हीं जूते और चप्पलों को निकालें भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए।